नमस्कार। एक बार फिर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है 24th नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स में। हेलो एंड वेरी वेलकम अगेन टू द करंट अफेयर्स ऑफ 24th नवंबर 2025 एंड द टॉपिक्स दैट हैव बीन डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। आज हम उसके बारे में करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू रिमूव नॉन कंप्लायंट ओआरएस प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्केट? क्यों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं कि जो भी नॉन कंप्लाइंट ओआरएस प्रोडक्ट है उनको मार्केट से रिमूव किया जाए? ऑप्शंस आर दीज, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज जो ओआरएस के प्रोडक्ट्स हैं वो जो एफएसएसआई के जो मैंडेट हैं फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं करते हैं। The Food Safety and Standards Authority of India is an autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare established under the Food Safety and Standards Act 2006। जो FSSAI है वो एक ऑटोनमस बॉडी है, किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2006 में एक एक्ट के थ्रू, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी वह बॉडी होता है जिसको कि एक एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। FSSAI set science-based standard for the manufacture, storage, distribution, sale and import of food products in India। जो FSSAI है वो स्टैंडर्ड सेट करती है किस किस के लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फूड के जो मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, इसके लिए FSSAI स्टैंडर्ड सेट करती है। इट डायरेक्टेड द स्टेट, अभी इसने डायरेक्ट किया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि जो भी नॉन कंप्लाइंट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट के प्रोडक्ट्स हैं, इनको मार्केट से निकाला जाए क्योंकि ये FSSAI के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते हैं। FSSAI ऑल्सो कैरीज आउट, इसके अलावा FSSAI क्या करती है? सर्विलांस कैरी करती है, इंस्पेक्शन एंड फूड इंपोर्ट कंट्रोल्स की कौन से फूड को इंपोर्ट किया जाएगा, कौन से फूड को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड सैंपल्स को अपने जो एक्रेडिटेड लैब हैं, जो भी ऑथराइज्ड लैब है, वहां भेजती है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, FSSAI manage licensing for all food businesses and oversees a network of 14 referral laboratories। इसके अलावा FSSAI जो है वो फूड बिजनेसेस को लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा 14 रेफरल लेबोरेटरीज जो हैं, जो 14 मीन्स इसके अंदर काफ़ी सारी लेबोरेटरीज हैं, जैसे कि जिसमें कि 14 रेफरल लेबोरेटरीज, 72 स्टेट यूटी लैब्स एंड 112 एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, इन सबको ओवरसी करती है, मीन्स इन सबको रेगुलेट करती है। राइट। Question number 2, where is Sukhna Wildlife Sanctuary which recently began its 9-day wildlife census located? सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे अभी रिसेंटली 9 दिनों का वाइल्ड लाइफ सेंसस स्टार्ट किया गया, वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में लोकेटेड है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नियर सुखना लेक एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सुखना लेक के नजदीक है, जो कि शिवालिक रेंज के फुट हिल्स में पड़ता है। सुखना लेक जो है 1958 में क्रिएट किया गया था या डिज़ाइन किया गया था, किसके द्वारा? जो आर्किटेक्ट हैं ले कॉर्बोराइजर, उनके द्वारा। और इसको जो सुखना लेक को क्रिएट किया था, कैसे क्रिएट किया था? जो सुखना रिवर स्ट्रीम थी, मीन्स सीजनल रिवर स्ट्रीम थी, उसको डाइवर्ट करके सुखना लेक को क्रिएट किया गया था। ठीक है, दिस सेंचुरी, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसकी जो एरिया है वो 2600 हेक्टेयर्स है। जो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो एरिया है वो 26 हेक्टेयर्स है। और ये कैसे हुआ है? एफॉरेस्टेशन के कारण हुआ, मीन्स जो वहाँ का जो सॉइल इरोजन था या फिर जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की जो मुहिम चली, उसके कारण जो एफॉरेस्टेशन किया गया, उससे इसको इस फॉरेस्ट को बनाया गया है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया है। द रीजन कंटेन्स सैंडी शिवालिक सॉइल विथ क्ले पॉकेट्स एंड इंक्लूड्स अराउंड 150 वाटर बॉडीज इन इट्स कैचमेंट। जो रीजन है वहाँ पे कौन से सॉइल पाए जाते हैं? शिवालिक सैंडी सॉइल पाए जाते हैं विथ क्ले पॉकेट्स, मीन्स छोटे छोटे क्ले के पॉकेट्स भी हैं। इंक्लूड 150 वाटर बॉडीज इन इट्स कैचमेंट, और टोटल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें 150 छोटे बड़े वाटर बॉडीज हैं। इट होस्ट डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग सांबर, इंडियन हेयर, जंगल कैट, जैकाल, प्रोक्यूपाइन, हिल मैना एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? फ्लोरा एंड फौना क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सांबर आता है, इंडियन हेयर आता है, जंगल कैट, जैकाल, प्रोक्यूपाइन, हिल मैना एंड माइग्रेटरी बर्ड्स इसके फौनाज में आते हैं। Question number 3. What are microplastic which recent studies found to be entering city lakes due to continuous rainfall? Microplastic क्या है जो अभी जो city lakes हैं उसमें enter कर रहे हैं because of rainfall? ठीक है, so the correct answer is option A.
माइक्रोप्लास्टिक आर दोज प्लास्टिक दैट आर लेस स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर, जिनकी साइज 5 मिलीमीटर से कम होती है उसको हम माइक्रोप्लास्टिक की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? कॉस्मेटिक से, कॉस्मेटिक, सिंथेटिक टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट से ओरिजिनेट होते हैं ये, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पॉलीमर्स। जो माइक्रोप्लास्टिक है या प्लास्टिक जो है वो किस चीज से बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन पॉलीमर से, अलॉन्ग विथ केमिकल्स। कुछ केमिकल्स उनमें पाए जाते हैं जैसे कि थैलेट्स केमिकल हो गया, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर्स एंड टेट्राब्रोमो बिस्फिनॉल। ये सारे जो केमिकल्स है ये पाए जाते हैं, या इन केमिकल्स को मिला के अलॉन्ग विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन पॉलीमर्स, इन केमिकल्स को मिला के जो प्लास्टिक्स है उनको बनाया जाता है। Primary microplastics are tiny particles designed for commercial use, such as cosmetics, as well as microfibers shed from clothing and other textile, such as fishing nets. Now, माइक्रोप्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, एक सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक वह प्लास्टिक होते हैं, मींस बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि कमर्शियल यूज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज है माइक्रोप्लास्टिक का। उसके अलावा जो क्लोथिंग्स होते हैं वहां पे भी माइक्रोप्लास्टिक का यूज किया जाता है, और फिशिंग नेट्स में भी माइक्रोप्लास्टिक का, मींस वहां से वो माइक्रोप्लास्टिक निकलते हैं और यूज भी किए जाते हैं, राइट। Secondary microplastic are particles that result from the breakdown of larger plastic items such as water bottles. Now, secondary microplastics क्या होते हैं? Secondary microplastics वैसे प्लास्टिक्स होते हैं जो बड़े प्लास्टिक से, जैसे कि वाटर बॉटल से टूट के बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं। Environmental factors such as sunlight and ocean waves drive the formation of secondary microplastic. Now, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक के फॉर्मेशन होने का रीजन क्या क्या है? कौन सी मेजर ड्राइवर्स हैं उनको सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक के होने का? सो दो मेन फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, पहला सनलाइट और दूसरा ओशन वेव्स। सनलाइट में बार बार उसका गर्म होना, ठंडा होना से जिस धीरे धीरे वो जो प्लास्टिक्स हैं वो टूट जाते हैं और इसके कारण वो माइक्रोप्लास्टिक का शेप लेके फिर ओशन में जाते हैं या फिर वाटर बॉडीज में जाते हैं। Microplastic persist in environment, are highly mobile and can harm aquatic life through ingestion and chemical toxicity. माइक्रोप्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट में बहुत, मतलब हमारे एयर, वाटर और सॉइल में भी हैं, और हाईली मोबाइल मीन्स बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और वो एक्वेटिक लाइफ के थ्रू जब भी मीन्स जो फिशेस हैं, मीन्स जो एक्वेटिक लाइफ है जो हमारी ओशंस में या वाटर बॉडीज में वहाँ जाती हैं तो वो इंजेक्शन के साथ केमिकल टॉक्सिसिटी को भी बढ़ावा देती है, ठीक है। Question number 4. Which two water bodies are connected by the Strait of Malacca where a new cyclonic circulation recently developed? कौन सी दो वाटर बॉडीज हैं जो जिसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट करती है, जहां पे एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी रिसेंटली डेवलप हुआ था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। द स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स द अंडमान सी ऑफ द इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी ऑफ द पैसिफिक ओशन। अंडमान ओशन को पैसिफिक ओशन में जो इंडियन ओशन में जो अंडमान सी है उसको, और पैसिफिक ओशन में जो साउथ चाइना सी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है मलक्का स्ट्रेट। इट लाइज बिटवीन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। जो मलक्का स्ट्रेट है, ये जो स्ट्रेट है ये किसके बीच लाई करता है? ये जो है ये इंडोनेशियन आइलैंड का जो सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड उसके बीच, और ये मलेशिया का जो मलय पेनिनसुला है, ठीक है, और ये सदर्न आइलैंड, ये सदर्न थाईलैंड है हमारा। तो इन तीनों के बीच लाई करता है, दो के बीच लाई करता है। The strait spans about 890 kilometers in length, 25 meters in depth and 65,000 square kilometers in area. जो स्ट्रेट है इसका जो लेंथ है वो 890 किलोमीटर का है, जो इसकी डेप्थ है वो 25 मीटर्स है, और जो टोटल एरिया है 65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की एरिया है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स जॉइंटली पेट्रोल्ड बाय सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। दुनिया के सबसे बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स है ये, और इसको जॉइंटली पेट्रोल करती है कौन? तीन कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया इसको, इस स्ट्रेट को जॉइंटली पेट्रोल करती है, राइट। Nearly 60% of India's seaborne trade and almost all its LNG import pass through this strategically critical choke points. इंडिया का जो ट्रेड होता है सीबॉर्न ट्रेड, 100% में से 60% सीबॉर्न ट्रेड इस रूट से गुजरता है, और जो भी इंडिया का जो मेजर LNG इंपोर्ट्स हैं वो इस क्रिटिकल चोक पॉइंट से होके आता है या इंपोर्ट होता है, ठीक है। Which unique characteristics distinguishes the Mahi River, a major west flowing interstate river of India? माही रिवर की क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है? माही रिवर एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, और उसकी क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो द ऑप्शंस आर ए, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, माही रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। माही रिवर ओरिजिनेट्स ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ विंध्या रेंज। माही रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? विंध्या रेंज के नॉर्दर्न स्लोप पे इन मध्य प्रदेश, लगभग 500 मीटर ऊंचे एलिवेशन से, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। और ये किन किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश से बहती है, राजस्थान से बहती है और गुजरात से बहती है, एंड पॉपुलरली कॉल्ड माही सागर। इसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? माही सागर कहा जाता है। द रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्टिव यू शेप लूप इन राजस्थान। ये जो रिवर है
ये ट्रॉफी ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, मीन्स उससे 2 बार पास होती है, फॉर्मिंग अ यू शेप लूप इन राजस्थान में, ठीक है। It eventually drains into the Arabian Sea near the Gulf of Khambat after traveling 583 kilometers across a basin area of 34,842 square kilometers. इसका जो टोटल बेसिन एरिया है वो 34,842 स्क्वायर किलोमीटर का है, और जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से लगभग 583 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद यह गल्फ ऑफ खम्बत के नज़दीक अराबियन सी में मिल जाती है। Key geographical features include rocky stretches, rapids, waterfalls, gorges, and major dams include Mahi Bajaj Sagar, Kadana Dam, एंड पनम डैम। पनम डैम बेसिकली इस पे नहीं है, पनम डैम जो है वो पनम रिवर पे है, और पनम रिवर जो है वो माही रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इस पे जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन कौन सी है, माही बजाज सागर और कडाना डैम जो है वो माही रिवर पे लोकेटेड है। पनम डैम इज लोकेटेड ऑन पनम रिवर एंड पनम रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ माही रिवर। Question number 6. In which Indian state is the Sangai festival recently held with the theme Where Blossom Breathe Harmony celebrated annually? अभी किस राज्य में संगाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है, जहाँ की जो फेस्टिवल उसकी थीम क्या थी, वेयर ब्लॉसम ब्रीथ हार्मनी। वेयर ब्लॉसम ब्रीथ हार्मनी ये इसकी थीम थी, इसको किस राज्य में मनाया गया है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मणिपुर में इसको मनाया गया है। संगाई फेस्टिवल को मणिपुर में मनाया गया, जिसकी थीम थी वेयर ब्लॉसम ब्रीथ हार्मनी। द संगाई फेस्टिवल इज एनुअल कल्चरल इवेंट सेलिब्रेटेड मणिपुर सिंस 2010। ये जो संगाई फेस्टिवल है ये वार्षिक इवेंट है और इसको मणिपुर में 2010 से हर साल मनाया जाता है। जो फेस्टिवल, इसका नाम संगाई डियर के नाम पे पड़ा है, जो कि स्टेट एनिमल है, मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है, राजकीय पशु भी है मणिपुर का। एंड एंडेमिक सब स्पीसीज ऑफ एल्ड्स डियर, एल्ड्स डियर का एक सब स्पीसीज है संगाई डियर। द फेस्टिवल हाईलाइट्स मणिपुरी हेरिटेज डांस। जो फेस्टिवल है वो क्या शोकेस करता है, मणिपुरी कल्चर को, मणिपुरी हेरिटेज को, कैसे? डांस के थ्रू, म्यूजिक, इंडिजीनियस आर्ट एंड क्लासिकल रासलीला डांस के थ्रू मणिपुरी कल्चर जो है उसका जो मणिपुर का जो हेरिटेज है उसको शोकेस करता है। द सांगाई इज फाउंड इन केबुल ओनली इन केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये जो सांगाई डियर है सिर्फ और सिर्फ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलता है, जो कि एक फ्लोटिंग बायोमास हैबिटेट है ऑन लोकटक लेक। ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लोकटक लेक पे, जो फुमडीज पे, फुमडीज मीन्स जो ड्राई वेजिटेशन होता है ना, जो डेड वेजिटेशन होता है वो लोकटक लेक में फ्लोट कर रही होती है, और उसी पे बसा है ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। संगाई डियर को IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। सॉरी, जो संगाई डियर है उसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट की कैटेगरी में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है, ठीक है। तो this Sangai deer is critically endangered in IUCN Red List and is in the Schedule 1 of Wildlife Protection Act. Question number 7. What is the primary purpose of installing flue gas desulfurization systems in coal-based power plants as highlighted in recent analysis around Delhi? Fuel gas desulfurization को install करने का primary purpose क्या होता है coal-based power plant में? The options are A, B, C, D. Correct answer is option C, to reduce sulfur dioxide emission. फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन को इंस्टॉल करने का पर्पस होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशंस को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। SO2 के बारे में बात करते हैं। SO2 इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑडर एंड प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम कोल एंड ऑयल कंबशन, मेटल स्मेल्टिंग एंड वोल्केनिक इरप्शन। मेनली कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कोयला और ऑयल कंबशन से, मेटल स्मेल्टिंग, मेटल को जब स्मेल्ट करते हैं तब उससे, और वोल्केनिक इरप्शन से SO2 इमिट होता है, प्रोड्यूस होता है। 15 of 35 power units within 300 kilometers of Delhi operate without FGD system despite their importance in pollution control. 35 में से 15 ऐसे पावर यूनिट्स हैं 300 किलोमीटर, दिल्ली के 300 किलोमीटर के एरिया में, जो कि विदाउट फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन के ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, मीन्स वो पॉल्यूशन को में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाउ फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन FGD जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है फ्रॉम फ्लू गैसेस, कैसे? यूजिंग लाइमस्टोन, लाइम और अमोनिया के थ्रू, अमोनिया, लाइमस्टोन और लाइम के थ्रू जो फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन है वो रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड को। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एक्सपोजर हार्म्स ह्यूमन हेल्थ, कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड अफेक्ट्स द क्लाइमेट। SO2 एक्सपोजर जो है ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, मीन्स जो ट्रीज हैं या फिर जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, और क्लाइमेट चेंज में भी इम्पैक्ट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज वाइडली यूज्ड इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, पेपर पल्पिंग एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। सल्फर डाइऑक्साइड को किस चीज में वाइडली यूज करता है? केमिकल मैन्युफैक्चर करने में, पेपर पल्पिंग में एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इसको वाइडली यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8. Which organism causes leptospirosis, the disease for which Jamaica recently declared an outbreak? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि लेप्टोस्पायरोसिस को कॉज करता है, जिसके कारण जमाइका ने रिसेंटली आउटब्रेक डिक्लेयर किया है?
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लेप्टोस्पाइरा इंटरोगेंस। लेप्टोस्पाइरा इंटरोगेंस जो है इस ऑर्गेनिज्म का नाम है जो लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज को कॉज करता है, जिसके कारण जमाइका ने अभी रिसेंटली आउटब्रेक डिक्लेयर किया है। इसको सिंपली लेप्टोस्पाइरा भी कहा जाता है, ठीक है। एक फैटल बैक्टीरियल डिजीज है ये। लेप्टोस्पायरोसिस एक फैटल बैक्टीरियल डिजीज है जो कि होता है लेप्टोस्पाइरा से। द बैक्टीरियम इंटर्स ह्यूमन थ्रू स्मॉल कट्स और क्रैक्स पर्टिकुलरली ऑन द फीट। जो ये बैक्टीरिया है ये कैसे इंसान के अंदर आता है, बेसिकली कट्स, अगर सर हमारे शरीर में कहीं पे कट लग जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर हमारे पैर में जो लेग्स में कट लग जाते हैं तो उसके थ्रू ये बैक्टीरियम जो है इंसान के अंदर आता है। कहाँ पे प्रिवलेंट है? इट इज प्रिवलेंट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। जो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पे प्रिवलेंट है, एंड ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। और मेनली कैसे ट्रांसमिट होता है ये, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है उसके उनके यूरिन से ट्रांसमिट होता है, जैसे कि रोडेंट्स हो गए, कैटल्स, पिग्स एंड डॉग्स के थ्रू, ठीक है। द डिजीज में हैव 2 phases with second involving severe complications such as kidney failure, liver failure और meningitis। इस डिजीज के दो फेजेस है। पहले फेजेस में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे बुखार आना, डायबिटीज नहीं, डायरिया हो गया इस तरह से। लेकिन सेकंड फेज जो इसका वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मतलब फैटल हो सकता है। किडनी फेलियर हो गया या लीवर फेलियर हो गया या फिर मेनिंजाइटिस हो गया, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस इज ट्रीटेबल विथ टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स। लेप्टोस्पायरोसिस जो डिजीज है वो ट्रीटेबल है अगर समय से जो एंटीबायोटिक्स है उसको दिया जाए तो। Question number 9. From which region was the newly discovered deep sea squid species Tanangia silassi identified by the Central Marine Fisheries Research Institute? एक स्क्विड के एक स्पीसीज को जिसका नाम है तनंजिया सिलासी, इसको आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसको किस रीजन से डिस्कवर किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अरेबियन सी ऑफ कोलम कोस्ट। अरेबियन सी ऑफ कोलम कोस्ट से इस डीप सी स्क्विड स्पीसीज जिसका नाम तनंजिया सिलासी है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। तनंजिया सिलासी ऑल्सो नोन इन इंडियन ऑक्टोपस स्क्विड। इसको क्या कहा जाता है? इंडियन ऑक्टोपस स्क्विड भी कहा जाता है। इसको डिस्कवर किया गया है 390 मीटर की गहराई से इन अरेबियन सी ऑफ द कोलम कोस्ट, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑक्टोपोट्यूथिडे। I don't know whether I'm pronouncing this the name right or no. इसका जो ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? ऑक्टोपोट्यूथिडे, एंड इज दी ओनली सेकंड रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज इन तनंजिया जीनस। और ये सेकंड स्पीसीज है तनंजिया जीनस का, ओनली सेकंड रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज मींस सेकंड स्पीसीज जिसको डिस्कवर किया गया है आफ्टर तनंजिया दने। जो तनंजिया दने उसके बाद ये दूसरा स्पीसीज है जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया है। और इसको कहाँ से रिकॉग्नाइज किया था? तनंजिया दने को रिकॉग्नाइज किया गया था अटलांटिक ओशन से, मींस उसको डिस्कवर किया गया था अटलांटिक ओशन में। द स्पीसीज ग्रो अबाउट 45 सेंटीमीटर। जो स्पीसीज ये जो तनंजिया सिलासी है इसकी जो लेंथ है कितनी तक हो सकती है? 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एंड लैक्स अ लॉन्ग फीडिंग टेंटिकल्स टिपिकल ऑफ मेनी स्क्विड। जैसे बहुत सारे जो स्क्विड डिफरेंट स्क्विड्स हैं उनके पास लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन ये इसके पास वैसा नहीं है, ठीक है। डीएनए एनालिसिस शो 11% जेनेटिक डाइवर्जेंस फ्रॉम तनंजिया दने। जो तनंजिया सिलासी है इसका जो जेनेटिक डाइवर्जेंस है वो लगभग 11% अलग है। किससे? तनंजिया दने से 11% अलग है। क्वेश्चन नंबर 10. अंडर विच लेजिस्लेशन इज द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रिसेंटली हाईलाइटेड फॉर हाई पेंडेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड? जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसको किस लेजिस्लेशन के अंदर बनाया गया है जिसको अभी हाईलाइट किया गया था? हाई पेंडेंसी मींस वहां पे जो केस है बहुत ज्यादा पेंडिंग है, वो किस लेजिस्लेशन किस लॉ के अंदर आता है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसका कि पूरा नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2025। इसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होना कंपलसरी है, और उसमें एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होंगे जिनकी कम से कम 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और 2 सोशल वर्कर जिसमें कि एक महिला का होना आवश्यक है, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैंडल्स केस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किन केसेस को हैंडल करता है? वैसे केसेस जहां पे एक बच्चा इन्वॉल्व है, जो कि कानून के उल्लंघन में एक बच्चा इन्वॉल्व है, एंड इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स ड्यूरिंग द इंक्वायरी एंड रिहेबिलिटेशन। और इंश्योर करता है कि जो बच्चे की जो राइट्स है और उसकी जो राइट्स है जब इंक्वायरी और रिहेबिलिटेशन उसकी हो रही हो तब उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। It may transfer cases of heinous crime committed by children aged 16 to 18 years to the children's courts after preliminary assessment. और ये केसेस को ट्रांसफर, अगर कोई बच्चा है जो हीनियस क्राइम करता है 16 से 18 साल के बीच, तो उसका असेसमेंट करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। फिजिकल और मेंटल असेसमेंट होता है उस बच्चे का, एंड देन जो उसको है एप्रोप्रिएट कोर्ट के पास उसको
डिस्चार्ज किया था, डिस्चार्ज क्या कह सकते हैं उसको, रेफर किया था चिल्ड्रन कोर्ट्स। Juvenile justice will also conduct monthly inspection of residential facilities and ensure legal aid through legal service institutions। जो जेजेबी हैं ये मंथली इंस्पेक्शन भी, जो वहाँ पे बच्चे रहते हैं रेसिडेंशियल फैसिलिटी जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, जो भी मींस कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब जो बच्चे कानून का उल्लंघन करते हैं उनको जहाँ पे रखा था उसकी इंस्पेक्शन भी करती है और लीगल एड भी प्रोवाइड करती है जो इंस्टीट्यूशंस लीगल सर्विसेज में हैं उनके थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट एशियन नेशन सेलेक्टेड टू होस्ट द G20 समिट। कौन सा पहला अफ्रीकन कंटिनेंट का पहला देश कौन सा बना है जिसने कि G20 समिट को होस्ट किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका जो है वो पहला देश बना है अफ्रीकन कंटिनेंट का जिसने कि G20 समिट को होस्ट किया है। ठीक है। G20 group, the group of 20 is an intergovernmental forum comprising 19 countries, European Union and the African Union that addresses global economic, developmental and financial issues। G20 जो है एक ग्रुप है 19 कंट्रीज का, इसके अलावा उसमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी आते हैं और ये एड्रेस क्या करता है, ग्लोबल जो भी वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक, डेवलपमेंटल और फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करता है, राइट। The G20 was founded in 1999 in response to several world economic crisis। 1999 में इसको फाउंड किया गया था, किसके रिस्पांस में? वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के, मींस जो दुनिया में जो क्राइसिस आई थी उसके रिस्पांस में, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसके रिस्पांस में इसको 1999 में फाउंड किया गया था। साउथ अफ्रीका इज द ओनली अफ्रीकन मेंबर ऑफ द G20 एंड रिप्रेजेंट्स द कॉन्टिनेंट एट द फोरम। साउथ अफ्रीका एक जो है एक अकेला मेंबर है G20 का फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिनेंट को G20 फोरम में। अब अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट है। अफ्रीकन यूनियन को 2023 में जब इसकी चेयर इंडिया के पास थी तब इसको इंडक्ट किया गया था G20 ग्रुप में। जो 2025 की जो थीम है ये क्या है? 2025 समिट्स थीम इज सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जो 2025 की जो समिट की थीम है वो क्या है? सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और ये कहाँ हो रहा है? अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हो रहा है। ठीक है, जोहान्सबर्ग में ये समिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया। किस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर जिसको कि हम संविधान दिवस भी बोलते हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस, राइट। ओके, इट मार्क्स द डे इन 1949 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह किस दिन को मार्क किया था? जिस दिन भारत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और वो फोर्स में कब आया था? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको कि हम एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्लॉजेस जो थे उसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, जबकि कुछ जो रिमेनिंग क्लॉजेस थे उसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। Constitution Day was officially declared by the Government of India in 2015 in the honor of Dr. B.R. Ambedkar's 125th birth anniversary। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे इसको ऑफिशियली 2015 में डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जब बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी तब। इससे पहले जो 26 नवंबर है इसको हम लॉ डे के रूप में ऑब्जर्व करते थे। ठीक है। द इंडियन नेवी कमीशन The Indian Navy will commission Mahe, the first Mahe class anti-submarine warfare shallow watercraft on 24th November 2025. Who will preside over the commissioning ceremony? इंडियन नेवी जो है वो एक कमीशन, एक फर्स्ट माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट को कमीशन कर रही है। तो इसकी जो सेरेमनी है इसको प्रिसाइड कौन कर रहे हैं? कौन ऑफिसर जो है इसकी सेरेमनी को प्रिसाइड कर रहे हैं? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो इसको प्रिसाइड करेंगे। ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो इंडियन नेवी विल कमीशन, इंडियन नेवी जो है कमीशन करी है माहे, विच इज द फर्स्ट माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई ऑन 24 नवंबर 2025। 24 नवंबर जिस आज के दिन इसको कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा मुंबई में। नाउ द सेरेमनी जो है वो किनके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, जो कि फ्लैग ऑफिसर हैं और कमांडिंग इन चीफ हैं वेस्टर्न नेवल कमांड के, वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडिंग इन चीफ भी हैं एडमिरल स्वामीनाथन। द इवेंट विल बी प्रिसाइडेड बाय जनरल उपेंद्र द्विवेदी हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो इवेंट है उनको प्रिसाइड कौन करेगा? इसको प्रिसाइड कौन करेगा? जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसको प्रिसाइड करेंगे। माहे क्लास वेसल रिप्रेजेंट्स अ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस सैलो वाटर कॉम्बेटेंट्स। माहे क्लास जो है वो एक नया जनरेशन का मींस सैलो वाटर कॉम्बेटेंट्स हैं, जिसमें कि 80% जो कंटेंट है, जो आइटम्स हैं वो इंडिजिनियस मींस अपने देश में ही बनाए गए हैं। नाउ माहे विल ऑपरेट एज साइलेंट हंटर ऑन द वेस्टर्न सी बोर्ड। जो माहे क्लास जो एंटी सबमरीन ये शिप है ये एक साइलेंट हंटर के तौर पे ऑपरेट करेगी
इस पे वेस्टर्न सीबोर्ड पे कंट्रीब्यूटिंग इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी अंडर द विजन ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो किसके विजन के अंदर? सेल्फ रिलायंस के विजन के अंदर जो माहे है वो साइलेंट हंटर के तौर पे काम करेगी और हमारे जो वेस्टर्न सीबोर्ड है उसको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ 24 नवंबर 2025। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को, और नहीं कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो प्लीज़ आप वो भी फीडबैक में दे सकते हैं। मैं बहुत खुले दिल से आपके फीडबैक का स्वागत करूँगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।